साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको थनैला रोग, मैस्टाइटिस यानी थन की बीमारियां जो होती है, जो कि डेयरी फार्मिंग में और पशुओं की बहुत ही बड़ी दुश्मन होती है, ये थन की बीमारियां। तो आखिर ये थन की बीमारियां होती क्यों हैं, इनके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, पूरी सही सटीक जानकारी मैं आज लेके आया हूं, वो भी साइंटिफिक, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें कि आखिर इनके पीछे रीजंस क्या है, क्या कारण है थन की बीमारियों के होने के पीछे। देखिए, थन की जितनी भी बीमारियां हैं इनको हम मैस्टाइटिस कहते हैं, यानी थनैला कहते हैं। फिर थनैला कई प्रकार का होता है। मैं अगर आप निवेदन करेंगे तो थनैला के प्रकार के बारे में बताऊंगा, थनैला के इलाज के बारे में बताऊंगा, थनैला की जांच के बारे में बताऊंगा, थनैला की ऑल ओवर चीज़ें आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। तो भाई, बात अगर हम करें थनैला के कारणों की, तो सबसे बड़ा कारण होता है, वो होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। जीवाणु क्या करता है, ये संक्रमण पैदा कर देता है, जिसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलते हैं, जीवाणुओं का संक्रमण बोलते हैं। अब यहाँ पर कई जो वैट हैं उनके समझने की चीज़ ये है कि भाई, ये जो जीवाणु होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से 4 तो ऐसे होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं और बहुत ही खतरनाक तरीके से मैस्टाइटिस फैलाते हैं। जिसमें प्रमुख अगर देखें तो स्टेप्टोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकाई हो गया, इसके अलावा कोरिनीबैक्टीरियम हो गया, माइकोबैक्टीरियम हो गया। ये जो है वो ग्राम पॉजिटिव प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो थनैला करते हैं। इसके अलावा 2 प्रकार के ग्राम नेगेटिव भी है, ये मैं प्रमुख बता रहा हूँ, है तो बहुत सारे, लेकिन भाई कितनों के नाम आपको गिनाऊं मैं, ये बहुत सारे हैं। तो प्रमुख में देखा जाए तो ई कोलाई है, इस्चेरिशिया कोलाई जो होता है, तो ई कोलाई वो भी ग्राम नेगेटिव है, और पास्चुरेला ग्रुप जो है वो भी ग्राम नेगेटिव है। तो ये 2 प्रकार के तो ग्राम नेगेटिव है बैक्टीरिया जो थनैला फैलाते हैं, और 4 प्रकार के हैं वो ग्राम पॉजिटिव है जो थनैला फैलाते हैं। लेकिन भाई, ये बैक्टीरिया आते कहाँ से हैं, ये भी तो सोचिए। तो बैक्टीरिया को लाने वाला सबसे प्रमुख जो रीज़न होता है वो होता है फ्रेंड, साफ सफाई की कमी। यानी अगर फार्म पर साफ सफाई नहीं है, जहाँ पर गाय बैठ रही है, भैंसें बैठ रही है, वहाँ पर अगर साफ सफाई नहीं है तो बैक्टीरिया अंदर चला जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि जब भी हम गाय भैंस का दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद 25 मिनट से आधे घंटे तक उनके जो टीथ मीटर्स होते हैं, थन के जो छिद्र होते हैं, वो खुले रहते हैं। और इसी दरमियान जब थन खुले हुए हैं, छिद्र खुले हुए हैं, तो बैक्टीरिया अंदर जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दूध निकालने के बाद उसे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, आधे घंटे तक अगर वो बैठे नहीं तो वही फ़ायदा होगा। इसके अलावा कई प्रकार के टीट डिप आते हैं, डिप जिनमें डुबो दिया जाता है, एंटीसेप्टिक होते हैं ये, तो ये फिर इन्फेक्शन को होने नहीं देते और थन में जो छेद हुआ है उसको बंद कर देते हैं, टीट मीटर्स को बंद कर देते हैं। तो ये किया जा सकता है। इसके अलावा हाथों से, भाई अगर मान लीजिए कि हाथ साफ नहीं है और गंदे हाथों से दूध निकाला जा रहा है तो भी बैक्टीरिया जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो किसी गाय को हो रखा है, उस गाय का दूध निकाला गया, तो वो जो बैक्टीरिया थे वो आ गए दूधैया के हाथों में, और फिर वो किसी स्वस्थ गाय का दूध निकालेंगे तो भाई ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर किसी गाय के थन में प्रॉब्लम है तो पहली बात उसका दूध अंत में निकाला जाए, और 4 थनों में से भी उस थन का दूध अंत में निकाला जाए जिस थन में प्रॉब्लम है, ताकि जो सेप्टिक है कंडीशन, जो इन्फेक्शन है जीवाणुओं का, वो आगे से आगे ना फैले। तो इन सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। खराब थन वाली जो गायें हैं, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उनको आप अलग कीजिए, सही थन है वो अलग कीजिए, पहले खराब का दूध निकालिए फिर सही का दूध निकालिए। तो साफ सफाई और इस तरीके के मैनेजमेंट से हम इसको रोक सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है बैक्टीरिया का। अब दूसरा जो बड़ा कारण होता है थनैला होने का, वो होता है फ्रेंड फंगस, यानी कि फफूंद। बैक्टीरिया को हम जीवाणु कहते हैं, उसी तरीके से फंगस को हम फफूंद बोलते हैं। बहुत सारे फफूंद हैं जो कि पैदा करते हैं मैस्टाइटिस। तो मैस्टाइटिस पैदा करने वाले फफूंद भी बहुत होते हैं। इसी से रिलेटेड, इसी की तरह सिम्टम दिखाने वाले होते हैं फ्रेंड माइकोप्लाज्मा। जी हाँ, जिस तरीके से फफूंद होते हैं उसी तरीके से माइकोप्लाज्मा भी बहुत बड़ा खतरा होता है थनों के लिए।
तो ये जो मैंने अभी बातें बताई ना आपको कि भाई दूधैया के हाथों से फैल सकता है, दूध अगर मान लीजिए निकालने के बाद तुरंत बैठ जाती है तो फैल सकता है, गंदगी से फैल सकता है, तो ये जो दोनों पैथोजन है ना, फंगस और माइकोप्लाज्मा, ये भी इन्हीं चीज़ों से जाते हैं। तो भाई अगर साफ सफाई नहीं है तो बैक्टीरिया आ सकता है, फंगस आ सकता है, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा आ सकते हैं। ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं जो साफ सफाई से जुड़े हुए हैं और इनका इन्फेक्शन होता भी खतरनाक है। इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को तो और हम जल्दी कवर कर लेते हैं, लेकिन भाई माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन बहुत हार्डली कवर होता है, और फंगस से अगर हो गया तो भाई समय बहुत लगता है उसे ठीक होने में। कई बार फंगस से होने वाली मेस्टाइटिस में पशुपालक भाई लेट कर देते हैं तो ठीक होने की संभावनाएं भी कम हो जाती है। ये बहुत बड़े तीनों रीज़न हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। इसके बाद जो चौथा रीज़न है फ्रेंड, वो भी एक प्रकार का पैथोजन ही है जिसको हम बोलते हैं वायरस, यानी कि विषाणु। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि सर वायरल मेस्टाइटिस थोड़ी होती है। बिल्कुल नहीं होती वायरल मेस्टाइटिस, लेकिन वायरल जो बीमारियां होती है जैसे एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंह पका बीमारी, इस बीमारी में क्या होता है, थनों पर छाले हो जाते हैं और उन्हीं छालों में से कोई ना कोई संक्रमण, जो मैंने अभी बैक्टीरिया, फंगस और माइकोप्लाज्मा बताए, उनमें से कोई ना कोई चला जाता है और पैदा कर देता है मेस्टाइटिस। तो वायरल डायरेक्ट नहीं है, लेकिन वायरस से जो सिम्टम आए थे उनकी वजह से एफएमडी हुआ और एफएमडी की वजह से छाले हुए और नतीजा मेस्टाइटिस भी हो गई। तो एफएमडी जाने के बाद अक्सर मेस्टाइटिस होती है। इसके अलावा जो पॉक्स होते हैं, जैसे काऊ पॉक्स बीमारी होती है, गायों की चेचक, तो काऊ पॉक्स बीमारी में भी यही ऐसे ही दाने होते हैं, निकलते हैं, फूटते हैं, तो इसी दरमियान भी इन्फेक्शन चला जाता है। और अगली जो बीमारी है अभी वायरल चल रही है और वो है एलएसडी, लंपी स्किन डिजीज़। तो ये जो ढेलेदार त्वचा रोग है, लंपी स्किन डिजीज़ है, इसमें भी छाले होते हैं, थनों पर भी होते हैं, और उनके माध्यम से जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है या माइकोप्लाज्मल हो सकता है, ये इन्फेक्शन हो जाता है और थन खराब हो जाता है। तो भाई ये 4 प्रमुख पैथोजन वाला रीजन है। लेकिन अब जो रीजन आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी तरफ अक्सर पशुपालकों का और पशु चिकित्सकों का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन भाई जब बताने बैठा हूँ तो सोच रहा हूँ कि सारे ही बता दूँ ताकि बहुत अच्छा रहे, जितने दिमाग में आ रहे हैं। तो अगला जो है वो है पीएच का डिस्टर्ब होना। पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि अम्लता और क्षारीयता का जो मापक होता है कि भाई रूमन की पीएच कितनी है। रूमन की पीएच भी थनैला के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखो, पेट में प्रॉब्लम और थनों में हुई है, प्रॉब्लम पेट में हुई, रिएक्शन जाके थनों में होगा, तो यही है पीएच। तो नॉर्मली जो पीएच होती है यानी अम्लता और क्षारीयता का जो लेवल होता है वो रहना चाहिए 6 से 7, जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। यानी 6 से 7 के बीच में अगर किसी भी पशु के रूमन की पीएच है तो वो सही है। लेकिन 6 से जो ही कम हुई थनैला कर सकती है, 6 से जो ही ज़्यादा हुई 7 से जो ही ज़्यादा हुई तो थनैला कर सकती है। तो भाई अगर ज़्यादा हुई है यानी एल्कलोसिस हुआ है तो भी थनैला हो जाता है, कम हुई है तो एसिडोसिस हुआ है तो भी थनैला हो जाता है। यानी पीएच जब डिस्टर्ब होती है तो उस कंडीशन में भी थनैला हो जाता है, जो अक्सर पीएच के कम होने की वजह से होता है। ज़्यादा होने की वजह से कम, जबकि कम होने की वजह से थनैला की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब अगर हम अगले रीजन की बात करें तो अगले रीजन है मिनरल्स। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे मिनरल हैं जिनकी कमी की वजह से भी थनैला हो जाता है। अब ये मिनरल कौन से हैं? कैल्शियम लिख लीजिए, फॉस्फोरस लिख लीजिए, आयरन लिख लीजिए, जिंक लिख लीजिए, कॉपर और कोबाल्ट लिख लीजिए, सेलेनियम भी इसमें शामिल है और आयोडीन भी शामिल है। इतने सारे जो मिनरल है, उन मिनरल की कमी की वजह से भी थनैला हो जाता है। तो इनको भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और सिर्फ मिनरल ही नहीं, अगला विटामिन भी लिख लीजिए। बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जिनकी कमी की वजह से भी थनैला हो जाता है, जो थनैला के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उत्तरदायी होते हैं। जिनमें विटामिन ए है जो डायरेक्टली होता है, विटामिन ई है जो इनडायरेक्टली थनैला करवाता है, और इसके अलावा विटामिन के है, उसकी वजह से भी होता है, विटामिन सी की वजह से भी हो जाता है। तो भाई
विटामिन एच बायोटीन की वजह से भी हो जाता है। तो विटामिन डी की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि विटामिन डी ही तो है जो संश्लेषण को रोकता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए विटामिन जब हो गए तो अगला अगर हम रीज़न लें तो अगला बहुत बड़ा रीज़न होता है, और वो होता है चोट के कारण से। हालांकि चोट के कारण से भी प्रॉब्लम वही होती है, घाव हो जाता है, घाव की वजह से भी थनैला हो जाता है, तो प्रॉब्लम वही है, होता तो इन्फेक्शन ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कारण चोट का हो जाता है, जहाँ पर हम ध्यान नहीं रखते हैं, पशु खुले में विचरण करते हैं, कहीं तार पे, कहीं कांटों में किसी भी तरीके की चोट लग गई, कहीं पैर ऊपर थन पे लग गया, तो उसकी वजह से भी थनैला हो सकता है। भाई बहुत सारे रीज़न मैंने बताने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपके दिमाग में और कोई भी आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और भी रीज़न है। हमने हमारे जितने भी कोर्सेज है और फ्री लाइव जो आप लोगों की समस्याओं को फ्री में समाधान किया जाता है, फ्री लाइव को हमने ऑर्गेनाइज किया है हमारे रामावत एनिमल ऐप पर, जो हमेशा चलता रहेगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं आप वहां जा कर के और लिख सकते हैं और उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें